बीएससी पार्ट 3 के आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक द्रव बूंद सिद्धांत के आधार पर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को समझेंगे। इनकी द्रव बूंद लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के द्वारा हम नाभिकीय विखंडन की जो अभिक्रिया है उसे समझने जा रहे हैं। द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन इसे हम पढ़ेंगे, यानी कि श्रृंखला अभिक्रिया की व्याख्या इसके आधार पर हम करेंगे। तो नील्स बोर जो साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, उन्होंने नाभिक को एक समान आवेशित घनत्व वाली नाभिक को जो है एक समान आवेशित और अत्यधिक घनत्व वाली एक द्रव बूंद के रूप में माना है कि एक जो नाभिक है वो एक समान आवेशित और अत्यधिक घनत्व वाली एक बूंद के रूप में होता है। और जब यूरेनियम नाभिक पर, जो यूरेनियम का नाभिक है, तो जिसे हम यूरेनियम 235 के रूप में लेते हैं, तो जब यूरेनियम के नाभिक पर उच्च तीव्र गति के जो न्यूट्रॉन हैं, न्यूट्रॉनों का आपतित कराया जाता है, तो न्यूट्रॉनों के अवशोषण से नाभिक के आकार में क्या आती जाती है, धीरे धीरे विकृति आती जाती है। और विकृति इस प्रकार से उत्पन्न होती है कि अर्थात जो नाभिक है न्यूट्रॉन के अवशोषण से जो है कंपन करने लगता है, और कंपन होने से उसकी जो आकृति है वो धीरे धीरे चेंज होती जाती है और दीर्घवृत्तज के रूप में वो आकृति ले लेता है। फिर दीर्घवृत्तज से जो है आगे और उसके आकार में परिवर्तन होता है और डंबल के रूप में चला जाता है। डंबल के बाद जो है वो दो अलग अलग नाभिकों में विघटित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है द्रव बूंद मॉडल के आधार पर इस नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को समझाया गया है। तो इसमें हम कुछ जो पद हैं उनको देखते हैं। तो जो यूरेनियम का नाभिक है यूरेनियम 235, इस पर जो है न्यूट्रॉन का अटैक कराया जाता है। तो ये यूरेनियम का जो नाभिक है वृत्ताकार से जो है दीर्घवृत्तज अवस्था में आ जाता है, कंपन करके, कंपनों के द्वारा इसमें परिवर्तन होता है इसके आकार में, और ये किस आकृति में आ जाता है, दीर्घवृत्तज स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ इसकी कुछ स्थितियां इस तरह से परिवर्तित होती हैं, फिर ये डंबल आकृति, और फिर ये दो नाभिकों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ जो सिचुएशन ई दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं क्रांतिक स्थिति। इसे कहते हैं हम क्रांतिक स्थिति। क्रांतिक स्थिति की सिचुएशन में यहाँ इस पर दो प्रकार के बल कार्यरत रहते हैं। एक तो पृष्ठ तनाव बल और दूसरा होता है कूलाम बल। तो पृष्ठ तनाव बल तो जो होता है आकर्षण की प्रकृति का होता है, और जो कूलाम बल है यहाँ इस पर प्रतिकर्षण की प्रकृति का रहता है। तो क्रांतिक स्थिति ई पर इस पर दो बल कार्य करते हैं, दो बल कार्य करते हैं। पहला नंबर 1 पृष्ठ तनाव, यानी कि ये तो होता है आकर्षण,
का बल और दूसरा होता है कूलाम बल। इसकी प्रकृति होती है प्रतिकर्षण की प्रकृति इसकी रहती है। तो देखिए यहाँ क्या सिचुएशन रहती है, यदि पृष्ठ तनाव जो ई पोजीशन है, इस क्रांतिक पोजीशन पे क्या सिचुएशन रहेगी, यदि ई पोजीशन पे पृष्ठ तनाव बल का मान अधिक है, तो पृष्ठ तनाव बल का मान यदि कूलाम बल की तुलना में अधिक है, तो जो नाभिक है वो डंबल आकृति से पुनः वापस अपनी पूर्व स्थिति गोल बूंद के रूप में आने की पूरी संभावना रखता है, यानी कि वो अपनी प्रारंभिक पूर्वावस्था में आ जाएगा और नाभिकीय जो विखंडन है वो नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि यदि पृष्ठ तनाव बल का मान कूलाम बल की तुलना में कम है इस स्थिति पर, तो यहाँ इस स्थिति में कूलाम बल का मान अधिक होने से जो है वो इस स्थिति में, क्रांतिक स्थिति में जो है, दो बराबर नाभिकों में क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में जो सेकंड कंडीशन बताई मैंने कि कूलाम बल, देखिए दो पोजीशन केस हैं। केस फर्स्ट, पृष्ठ तनाव इज ग्रेटर देन टू कूलाम बल, तो इस स्थिति में तो जो है विखंडन नहीं, यानी कि इस सिचुएशन में क्या होगा, विखंडन नहीं होगा। लेकिन केस यानी कि यहां से तो वापस वो अपनी पूर्वावस्था में जा सकता है, लेकिन जो दूसरी सिचुएशन है जहां पृष्ठ तनाव इज लेस देन टू कूलाम बल, कूलाम बल से कम है, तो यहां इस सिचुएशन में विखंडित हो जाता है, यानी कि जो पार्टिकल है वो दो बराबर आकार के पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। तो यहाँ ये दो सिचुएशन रहती है। अब जो स्थायी नाभिक स्थिति है ये कहलाती है स्थायी नाभिक की स्थिति ए, यानी कि इस सिचुएशन में तो वो वापस स्थायी नाभिक की ए स्थिति में वापस जा सकता है और यहां से वो कहां चला जाएगा, एफ स्थिति में, यानी कि विखंडन की स्थिति में चला जाता है दोनों में। ठीक है, तो ये रहता है। तो स्थायी नाभिक ए स्थिति में क्रांतिक स्थिति ई प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यानी कि स्थायी नाभिक की स्थिति ए से और क्रांतिक स्थिति ई प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस आवश्यक ऊर्जा को हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा या विरूपण ऊर्जा भी उसे कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा या विरूपण ऊर्जा उसे हम कहते हैं। इसे ई ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ई ए इज इक्वल टू सक्रियण ऊर्जा ई ए बराबर, इसका जो मान होगा वो होगा ई सी, यानी कि कूलाम ऊर्जा माइनस ई एफ फ्यूजन एनर्जी, दोनों के डिफरेंस के बराबर। यानी कि ई एफ तो है मुक्त ऊर्जा या बंधन ऊर्जा, यहाँ ई एफ क्या है, ई एफ बंधन ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा के रूप में, और इसी जो है हमारे यहाँ कूलाम ऊर्जा है और सक्रियण ऊर्जा ई ए के रूप में रहती है।
तो आइए देखते हैं। तो EF बराबर हमारे पास होता है डेल्टा m c स्क्वायर के रूप में। जो EF है, EF का मान चूंकि EF बराबर डेल्टा m c स्क्वायर, और डेल्टा m की यदि हम बात करें तो डेल्टा m, चूंकि डेल्टा m इज इक्वल टू z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस m a z के रूप में यहाँ ये रहता है। तो और बात करें कूलाम ऊर्जा की, EC कूलाम ऊर्जा, EC का मान होता है k q1 q2 अपॉन r1 प्लस r2। EC बराबर k q1 q2 अपॉन दोनों की रेडियस r1 प्लस r2, जो विखंडित नाभिक हैं उनकी रेडियस। तो यहाँ Q1 और Q2 की बात करें तो वो होगी, जहाँ Q1 बराबर Z1E और Q2 बराबर Z2E के बराबर रहता है। अब यहाँ हम इनके मध्य जो है वक्र को देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं एनर्जी EF और जो रेडियस त्रिज्या है नाभिक की, उनके बीच एक वक्र खींचा गया है। तीन सिचुएशन पे हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। ये स्थायी स्थिति है, ये जो है इसमें परिवर्तन, और ये डंबल शेप यानी कि क्रिटिकल पोजीशन, और इसके बाद ये दो अलग अलग जो है नाभिकों में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिचुएशन फर्स्ट केस। फर्स्ट पे हम बात करते हैं जहां EF का जो मान है इज वेरी वेरी केस फर्स्ट, EF इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू EC है, यानी कि जो मुक्त ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा है, उसका मान कूलाम ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक है। तो वहां हम बात करें तो इस सिचुएशन में जो है स्वतः विखंडन हो सकता है, हो जाएगा। स्वतः विखंडन की स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ मुक्त ऊर्जा, बंधन ऊर्जा का मान, जो अवरोधी ऊर्जा जिसे हम कूलाम ऊर्जा कहते हैं, अवरोधी ऊर्जा, कूलाम अवरोधी ऊर्जा का जो मान है वो बंधन ऊर्जा की तुलना में क्या है, बहुत कम होता है। अतः इस सिचुएशन में जो नाभिक है वो स्वतः विखंडित हो जाएगा, यानी कि इस सिचुएशन में जो है विखंडन की जो प्रक्रिया होने की संभावना है वो अत्यधिक हो जाती है, यानी कि इस सिचुएशन में विखंडन, स्वतः विखंडन हो जाएगा। केस 2 की बात करें, EF is less than to EC, यानी कि EF का मान कम तो है लेकिन इतना कम नहीं है। यहाँ तो EF का मान बहुत ज्यादा था, यहाँ EF का मान जो है कम होता है EC की तुलना में। तो EF का मान जो है EC की तुलना में कम होगा, कूलाम ऊर्जा की तुलना में जो है मुक्त ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ इस स्थिति में जो है अवरोधी कूलाम ऊर्जा का मान रहता है, इसलिए यहाँ अधिक रहता है मुक्त ऊर्जा की तुलना में। तो यहाँ जो है स्वतः विखंडन कतई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो जब स्वतः विखंडन नहीं होगा तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रॉन्स की, ऊष्मीय न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि यहाँ ऊष्मीय न्यूट्रॉन 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के जो है हमें न्यूट्रॉन्स यहाँ आपतित करने पड़ेंगे। 0.025
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के जो ऊष्मीय न्यूट्रॉन है उनका यहाँ हमें नाभिक पर आपतित करके उस नाभिक को क्या करना पड़ेगा, सक्रिय करना पड़ेगा, उत्तेजित करना पड़ेगा। किसके लिए? विखंडन प्रक्रिया के लिए। तो यहाँ इस सिचुएशन में हमें क्या करनी पड़ेगी, ऊष्मीय न्यूट्रॉनों का आघात करना पड़ेगा किस पर? नाभिक पर, तब जाकर के विखंडन होगा। केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड जहां EF इज वेरी लेस देन टू EC, यानी कि कूलाम ऊर्जा की तुलना में जो है मुक्त ऊर्जा का जो मान है बहुत अल्प है। तो इस सिचुएशन में जो है कूलाम अवरोधी ऊर्जा का मान बहुत अधिक होने के कारण, कूलाम अवरोधी ऊर्जा का मान बहुत अधिक होने के कारण यहाँ किसी प्रकार का कोई विखंडन नहीं होगा, यानी कि ये विखंडन होने ही नहीं देगा। और कूलाम अवरोधी ऊर्जा अधिक होने के कारण, बहुत अधिक होने के कारण यहाँ जो है विजन विखंडन नहीं होगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जहां हम पढ़ेंगे नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु भट्टी के जो हमारे रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो है न्यूक्लियर रिएक्शन किस प्रकार से होती है, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया किस प्रकार घटित होती है, वहां नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया घटित होने के लिए उसमें कौन कौन से भाग, कौन कौन से अवयवी उसके भाग रहते हैं, उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। और नाभिकीय श्रृंखला जो अभिक्रिया है, अधिकतर दोनों पर एक डिस्कस करेंगे, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया भी उससे आगे हमारे आएगी। तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाओं में क्या बेसिक डिफरेंस रहता है, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।